कर रहे हैं आज पॉस्को एक्ट के बारे में। देखिएगा यहाँ पे लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम जो कि 2012 में पारित हुआ था। इसको हम क्रमवार तरीके से देखेंगे। जो भी चीज़ें डाउटफुल होंगी आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे। राइट, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पारित किया गया था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, परिचय में बताया गया है इसके बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसका संक्षिप्त रूप है पॉस्को। 18 साल से कम उम्र के बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, के साथ यदि यौन अपराध या होता है या यौन अपराध करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे मामले पॉस्को कानून के अंतर्गत आते हैं। यह कानून बच्चों को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील चित्र व साहित्य के इस्तेमाल जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, यानी कि स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं इनके मुकदमों को सुनने के लिए। और इस अधिनियम में संशोधन, आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी पार्ट का। तो संशोधन जो है वो 2019 में किया गया था इसमें, जो कि डेट अगर पूछी जाती है तो आप टिक करेंगे क्या, 16 अगस्त 2019 से ये लागू किया गया था, जो भी इसमें संशोधन थे। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी, हम उन पे अभी चर्चा करेंगे। तो विशेषताओं में देखिएगा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों जो भी आते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। या लिंग निरपेक्ष अधिनियम, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। बच्चों को सर्वोत्तम हित को देखते हुए अपराध की रिपोर्टिंग, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, शीघ्र परीक्षण, ट्रायल हेतु बाल मित्र प्रक्रियाएं प्रदान की जाती हैं इस केस को ट्रीट करने के लिए। इसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की जा रही है, जैसे आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, इसको प्रवेशन लैंगिक हमला बोलते हैं। इंग्लिश वाला ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में सबूत का भार आरोपी पर है। ठीक है ना, तो ये जो आपके जितनी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिली हैं, चाहे वो प्रवेशन लैंगिक हमला हो हमारा, या गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो, या लैंगिक हमला हो, या गुरुतर लैंगिक हमला हो, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होती हैं, किस तरह के एक्ट को, या किस तरह के, सॉरी एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, किस तरह के अपराध को उसकी श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि पेनिट्रेटिव क्या है, एग्रेवेटिव क्या है, तो वो सब डिस्कस करेंगे आगे हम। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम यहाँ पे, बाल शोषण के मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। रिपोर्ट यानी कि जैसे FIR लिखी जाती है उस तरह से जो भी शोषण हुआ हो उसकी रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। शिकायत किससे और कहाँ करें, यानी कि मामलों की रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया क्या है। तो रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। जो रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया है इसमें क्या बताया गया, शिकायत किससे और कहाँ करें। कोई व्यक्ति जिसमें बालक भी शामिल है, मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है वह खुद, जिसमें बालक भी शामिल है, या जिसे आशंका है कि कोई अपराध किए जाने की संभावना है, या जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है। दोनों चीज़ें हैं, अपराध हो सकता है या उसको जानकारी है किस तरह अपराध हुआ है। ऐसी जानकारी निम्नलिखित को उपलब्ध कराएं। प्रत्येक थाने में एक विशेष किशोर पुलिस यूनिट होती है, वहाँ आप करा सकते हैं, या कोई नहीं है तो आप लोकल पुलिस में कंप्लेंट करा सकते हैं। राइट, टोल फ्री नंबर दिया है 1098, या आपका जो लोकल पुलिस का हेल्पलाइन होता है वहाँ करा सकते हैं। इस तरह के अपराध की रिपोर्टिंग न करने पर या झूठी शिकायत करने पर सज़ा का प्रावधान है, ये तो सबको मालूम होगा। फिर है आपका इसके बाद, प्रत्येक रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है जानना। शिकायत लिखित रूप से हो, शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को रिपोर्ट पढ़कर सुनाई जाए, यानी जो रिपोर्ट करा रहा है उसको सुनाना कि ये रिपोर्ट लिखी गई है। पुलिस इकाई द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में रिपोर्ट की प्रविष्ट की जाए, मतलब एंट्री जरूर होनी चाहिए। कई बार होता है पुलिस वाले बात सुन के भगा देते, तो ऐसा नहीं है, उनको रिकॉर्ड को रखना होगा और लिख के रखना होगा। अब आगे देखिए,
यदि यह रिपोर्ट बच्चे द्वारा दी गई है तो सरल भाषा में दिया जाए, जिससे क्या रहेगा, अगर बच्चा खुद जा रहा है रिपोर्ट को लेके या रिपोर्ट को देने जा रहा है तो उसमें जो रिपोर्ट दर्ज किया जाए वो उस लैंग्वेज में है कि उसे बच्चे को भी समझ में आए कि जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, राइट। इसके लिए अगर मान लीजिए वहाँ पे बच्चा किसी और भाषा का है और पुलिस स्टेशन मान लीजिए कई लोकल लैंग्वेज होती है जगह जगह पे, तो उसे वहाँ पे एक ट्रांसलेटर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। आगे देखिए, जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस सहायता को यह विश्वास हो जाता है कि वह बालक इसके विरुद्ध अपराध किया गया है, उसकी या उसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब लिखित रूप में कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस 24 घंटे के भीतर, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये प्रॉपर लिखा गया है, 24 घंटे के भीतर क्या करती है, देख रेख और संरक्षण। संरक्षण में क्या आता है, मतलब पुलिस 24 घंटे के भीतर देख रेख संरक्षण, जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह मतलब सेफ हाउस निकट अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए, राइट। इसके बाद फिर आता है आपका कि जो आपकी जो विशेष किशोर पुलिस यूनिट है या स्थानीय पुलिस है वो बिना देर किए 24 घंटे के भीतर, कितने देर के अंदर, 24 घंटे के भीतर, यहाँ ध्यान से देखिएगा प्रॉपरली वहाँ पे लिखा गया है कि जो टाइम आपका होना चाहिए वो 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्टिंग आवश्यक है। मामले को रिपोर्टिंग कहाँ करना है, बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय, जहाँ कहीं भी विशेष न्यायालय नामित हो वहाँ करेंगे, अगर नहीं नामित है तो वहाँ के सत्र न्यायालय में की जानी चाहिए, राइट। कोई भी व्यक्ति जो किसी अपराध के बारे में किसी सद्भावना से जानकारी देता है उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो रिपोर्ट करने आ रहा है उसको कहीं से जानकारी हुई है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नहीं पता लगा कि पुलिस पहले उस पर ही कार्रवाई कर दे, कई बार लोग इस डर से नहीं आते, तो ये ध्यान देने के लिए बात है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब देखिए संशोधन करने के बाद क्या क्या चीज़ें आई हैं, हम उस पर विचार करेंगे और बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जो पास्को अधिनियम 2012 में नहीं था। यानी कि जो उसकी डेफिनेशन थी, यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से लिखा हुआ है, संशोधन क्या किया गया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा में क्या किया गया है, चेंज किया गया है, राइट। अब उस चेंज को देखिएगा क्या क्या चेंज किया गया है इसमें। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की नई परिभाषा में लिखा गया है कि बाल पोर्नोग्राफी यौन अस्पष्ट आचरण के किसी भी दृश्य चित्रण के रूप में परिभाषित है, जिसमें अब हम देखेंगे पास्को के तहत दंड क्या है, संशोधित जो हुआ है वो भी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखिए, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम जो 2012 था, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में संशोधित करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जो कि पास्को अधिनियम 2012 में नहीं था। वो चीज़ें क्या की गई हैं, अब हम उनके बारे में अभी बात करेंगे विस्तार पूर्वक, वो चीज़ें क्या हैं जो अभी चेंज की गई हैं। इसमें बताया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की नई परिभाषा में लिखा गया है, बाल पोर्नोग्राफी यौन अस्पष्ट आचरण किसी भी चित्रण के रूप में परिभाषित है, यानी कि उसका कोई फोटो एविडेंस मौजूद है जिसमें वास्तविक बच्चे की तस्वीर, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित छवि शामिल है। किस चीज़ में लिखा गया है ये चीज़ पूछ सकता है, जो संशोधन किया गया है। धारा 2 है उपखंड 1 और खंड है दा, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, अगर ये आपको याद रहेंगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मिलेगी। अभी हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आपको कराते चलेंगे साथ के साथ, उसमें आप प्रॉपर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पास्को से पूछे जा रहे हैं अभी तक अन्य एग्जामों में, तो उसी तरह से इस पेपर में भी पूछे जाएंगे, राइट। अब आते हैं अपराध और दंड के प्रावधान। तो यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड किया है, एक साइड हमने अपराध को दिखाया है और वो किस धारा में आता है, फिर उस पर जो दंड दिया जाता है वो किस धारा में आता है। तो हमें पहले इस साइड को देखेंगे, फिर उसके बाद साथ साथ दंड को देखेंगे। तो पहला हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम धारा संख्या 3 की, राइट। जो धारा संख्या 3 आ रही है आपकी, उसमें क्या कहा गया है, प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात किया था। क्या होता है, मैंने कहा था हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसमें बताया गया है कि जब एक व्यक्ति किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मुंह
मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग प्रवेश करता है या बच्चे को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। राइट, दोनों है, खुद करता है किसी से करवाता है। किसी सीमा तक बच्चे की यौन मूत्र मार्ग, गुदा, वेजाइना, पेनिस, एनस में कोई वस्तु या शरीर का अंग जो लिंग नहीं हो प्रवेश करता है या बच्चे को उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, मतलब खुद करता है किसी से करवाता है, दोनों चीज़ें शामिल हैं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है बच्चे के शरीर के किसी अंग को इस तरह से काम में लेता है, यानी खुद किसी तरह से काम में लेता है जिसमें बच्चे की योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। अगला पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं, वह है कि वह बच्चे के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपने मुंह को लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से कराता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला यानी कि जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। राइट, क्या क्या चीज़ें हैं, ये पॉइंट चारों आप नोट कर लीजिएगा, PDF भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब आते हैं हम लोग इसके तहत जो दंड है, जो धाराएं हैं, मतलब उसके अंदर क्या पनिशमेंट है उसको देखेंगे। यहाँ देखिए धारा 4 की हम बात कर रहे हैं। धारा 4 में क्या बताया गया, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना है। यदि बालक की अवस्था 16 वर्ष से कम है तो कठोर कारावास, और वो कठोर कारावास क्या हो सकता है, जब 16 साल से कम का बच्चा है जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा, यानी कारावास 20 साल से कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, मतलब 20 साल मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद आजीवन हो सकता है उसमें, जिसमें व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा, और जुर्माना भी है इसमें, देखिएगा। फिर आते हैं धारा 5 पे। तो धारा 5 में है उत्तेजित, जिसको गुरुतर बोलते हैं हिंदी में, प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फुल फॉर्म, और आपका ये चीज़ें दोनों याद रखिएगा आप, इंग्लिश और हिंदी का क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें और आएंगी आपकी, जैसे बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल के लिए जिम्मेदार परिवार के किसी व्यक्ति, फैमिली का कोई व्यक्ति हो सकता है, पुलिस अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सेना का सदस्य, डॉक्टर, टीचर, लोक सेवक या बाल गृह के कर्मचारी, जो बाल गृह बनाए जाते हैं वहाँ कोई कर्मचारी पर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध करते हैं, तो उन परिस्थितियों में यह अपराध गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है। ऐसे मामले में शामिल जहां अपराधी बच्चे का संबंधी हो, ध्यान दीजिएगा संबंधी की बात हो रही है यहाँ पे, रिलेटिव की बात हो रही है, या हमले से बच्चे के यौन अंग, सेक्सुअल ऑर्गन्स घायल हो जाएं या बच्ची गर्भवती हो जाए इत्यादि। गंभीर प्रवेशन यौन हमला मामला जो है उसकी परिभाषा में 2 आधार हैं। तो वो आधार कौन कौन से, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। गंभीर प्रवेशन यौन हमला की परिभाषा में 2 आधार और हैं। तो 2 और कौन कौन से आधार हैं हम उन पे चर्चा करते हैं। हमले के कारण बच्चे की मौत हो जाए या प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, दोनों चीज़ हो सकती है। प्राकृतिक आपदा आप जान रहे हैं, उस ड्यूरेशन में अगर ऐसा हमला होता है तब, या उससे बच्चे की डेथ हो जाए, तो क्या क्या उसके लिए सजा का प्राविधान है। धारा देखिए 5 में है, क्राइम को डिफाइन किया गया है, 6 में उस पे क्या है पनिशमेंट दी गई है, कठोर कारावास। कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसमें किसी व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा, और जुर्माना या मृत्युदंड भी हो सकता है। इस तरह का जुर्माना केवल तब तक उचित और न्यायसंगत होगा जब तक उस जुर्माने की राशि पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए उपयोग में आएगी, यानी कि जो उससे हम जुर्माना लगाएंगे वो उससे उस बच्चे का ट्रीटमेंट होगा, और उसके पुनर्वास मतलब दोबारा उसको रिसेटल करने में जो खर्चा आएगा उसके यूज में आना चाहिए, बस उतनी ही राशि ली जाएगी, बाकी सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। कुल मिला के नियम बहुत हार्ड है। फिर आता है धारा 7, इसमें आता है सेक्सुअल असॉल्ट, जिसको लैंगिक हमला बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति आशय से बालक की यौन, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, यानी टच करता है, बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की यौन में सेम चीज़ें करवाता है,
जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क होता है, यानी कि सेक्सुअल सिर्फ टच होता है वहाँ पे, किसी तरह से फिजिकल वो नहीं होता है, वह हमला सेक्सुअल असॉल्ट यानी लैंगिक हमला कहलाता है। इसमें क्या क्या सजाएं हो सकती है उसको देखिएगा। 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा है और जुर्माना है। फिर आते हैं धारा 9 पे। 9 में क्या है, जिसको हम बोलते हैं गुरुतर लैंगिक हमला, एग्रोवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इस हमले में क्या क्या चीज़ें आती हैं जरा उन पर ध्यान दीजिएगा। गुरुतर लैंगिक हमले की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लैंगिक हमले का अपराध उन परिस्थितियों में गुरुतर लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है जब अधिक तीव्रता और कुछ निर्दिष्ट स्थितियों के तहत किया जाता है। इस तरह का अपराध यौन हमले में वे कार्य शामिल है जिसमें व्यक्ति प्रवेश के बिना किसी बच्चे की वेजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को छूता है। गंभीर यौन हमले ऐसे मामले भी शामिल है जिसमें अपराधी बच्चे का संबंधी होता है। राइट, कई बार आपने कैसे सुने भी होंगे, सभी लोग इससे मोस्टली अवेयर है, बस जानकारी हमें ये करनी है किस टाइप का है और क्या सजा है उस पर। इसमें आता है जिसमें बच्चे के अंग, सेक्सुअल ऑर्गन्स घायल हो जाते हैं इत्यादि। यदि गंभीर हमले की परिभाषा जो है मतलब यहाँ पे उसको 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला तो वही है हमारा प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, राइट, प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला। दूसरा, जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चे को हार्मोन या किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ को देना, यानी कि दवा वगैरह देके उनको जल्दी बड़ा करने के लिए। आजकल फिल्मों में अक्सर आपने सुना होगा इस तरह की चीज़ें सुनने में आती है। आई डोंट नो कि सही है गलत है, बट होता है, ऐसा सुनने में आता है। इस पे क्या क्या सज़ा है वो हम देखेंगे। 5 साल से लेकर 7 साल तक का सज़ा और जुर्माना है, राइट। धारा संख्या 11 में है सेक्सुअल हैरेसमेंट। जब कोई यौन आशय से किसी व्यक्ति को यानी कि कोई शब्द, आवाज़ संकेत करता है तो ऐसी वस्तुएं या ऐसी वस्तु या शरीर का अंग प्रदर्शन करता है, यानी कि जो है सिर्फ बाहर से ही आपको हाथ दिखाना या इशारेबाजी करना, ये उसमें आता है। बच्चे से उसका शरीर या उसके मतलब बच्चे का जो शरीर है या उसके शरीर किसी अंग को दिखाने को कहता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अश्लील लेखन के प्रयोजन के लिए किसी रूप में मीडिया के में बच्चे को कोई वस्तु दिखाता है, मतलब कोई फ़ोटो दिखाया बच्चे को इस तरह से, या खुद दिखाने को कहता है या मतलब खुद ले जाके दिखाता, दोनों चीज़ें शामिल है। या तो सीधे ही इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल या किसी अन्य तरीके के जरिए बच्चे को बार बार या लगातार पीछा करता है। दोनों चीज़ें हैं, सीधे ही इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या किसी अन्य तरीके के जरिए बच्चे को बार बार लगातार पीछा करता है, देखता है या संपर्क करता है। जैसे आजकल हमारा साइट्स हो गई, सोशल साइट्स हो गई, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। मीडिया के किसी रूप में यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंग, बच्चे की अलिप्तता को इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म, डिजिटल या किसी अन्य तरीके के जरिए वास्तविक या काल्पनिक चित्रण का उपयोग करने की धमकी देता है। यानी कि जैसे हमारी फ़ोटो या वीडियो है, इनको वायरल करने की ये कई सारी चीज़ें अक्सर आपने सुना होगा क्राइम वाले केसेस में, तो ये चीज़ें सुनने में आती है। वो धमकी देना, उन सब चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। अश्लील साहित्यों के प्रयोजन और यौन संतुष्टि के लिए बच्चों को फुसलाना या लुभाना है। इसमें 3 साल की सज़ा है और जुर्माना है। नेक्स्ट है धारा 13, अश्लील साहित्यों के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। अगर कोई व्यक्ति यौन सुख के लिए किसी बालक का प्रयोग पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र, वीडियो या आपका फ़ोटो या फिर आपका मैगजीन के लिए करता है तो ऐसा व्यक्ति किसी बालक का अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। पोर्नोग्राफी के उद्देश्य जैसे टीवी चैनल, विज्ञापन, इंटरनेट, आगे बताया गया है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा है वो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित प्रारूप में, प्रिंटेड फॉर्मेट में यानी कि मैगजीन हो गया, द्वारा प्रसारित कार्यक्रम, विज्ञापन के आशय से क्लिक की जाने वाली फ़ोटोज़, वीडियोज़ बच्चे की, वो भी उससे अपराध की श्रेणी में आती हैं। पहले अपराध पर 5 साल तक की सज़ा है और जुर्माना है। दोबारा वही अपराध करने पर 7 साल की सज़ा और जुर्माना। मतलब कहने के ये है कि फर्स्ट टाइम जब आप इस केस के अंतर आते हैं तो आपको जो सज़ा होती है वो हमारी होती है कितने साल की, 5 साल की, और सेकंड टाइम अगर रिपीट होता है तो 7 साल की सज़ा हो जाएगी, बाकी जुर्माना है। इसके बाद आता है धारा 15। 15 में क्या है, पोर्नोग्राफी है, अश्लील साहित्य, चलचित्र
या चित्र की सामग्री का संग्रहण, यानी फोटो वगैरह वीडियो वगैरह सेव करके रखना। किसी भी व्यक्ति के अश्लील सामग्री को जमा करते हैं, वही सेव करने वाली बात है जिसमें बच्चा शामिल हो। सामग्री को हटाने या नष्ट करने के लिए रिपोर्ट करने से विफल रहते हैं। जब कोई सामग्री किसी को अग्रेषित करने या उसका प्रचार करने के लिए जमा करते हैं, यानी किसी को फॉरवर्ड करेंगे या उसका प्रचार करेंगे। दूसरा है व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अश्लील साहित्य को जमा करते हैं। तो जो फोटो वीडियो या हम सेव करके रखते हैं, बाद में उसको हम ब्लैकमेल करने के लिए यूज करते हैं, अगर इस तरह कोई केस हो रहा है तो वहाँ पे किस तरह के धाराएं हैं, क्या सजा है, धारा नंबर 16 में है। और सजा क्या है, पहले अपराध पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना, और दूसरे अथवा उसके बाद किए जाने वाले अपराध पर 10,000 का जुर्माना। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले पे 5,000 और दूसरे बार अगर आप ऐसी गलती करते हुए पाए जाते हैं 10,000 का जुर्माना है। जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक का कारावास है, कारावास 3 साल का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मैं ऑब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो क्लियर कर दूंगा, बाकी ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद है फिर आपका पहले अपराध पर 3 से 5 साल तक की सज़ा, जो पहला अपराध किया है, और दूसरे बार अगर करते हैं तो फिर 7 साल की सज़ा। यानी जुर्माना तो है ही है 5,000 और 7,000 आपका 5,000 और 10,000, उसके साथ साथ आपको सज़ा भी है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, धारा संख्या आपका 17 है, किसी अपराध के लिए उकसाना। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत ध्यान समझिएगा ये चीज़ें। उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए उकसाना भी एक अपराध है। यदि कोई दुष्प्रेरित काम उकसाने के बाद किया जाता है तो वह दंडनीय है। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और इसके लिए जो सज़ा है, उस सज़ा के लिए दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए प्रदान की गई, यानी जो अपराध किया गया है, यानी जो अपराध, मान लो किसी को प्रेरित करके आपने मर्डर करवा दिया तो मर्डर वाली सज़ा आपको दी जाएगी। राइट, ये बोल रहा है किसमें, धारा संख्या 17 में। ठीक है, अब धारा 18, किसी अपराध को करने का प्रयास करना। जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या अपराध करवाता है, दोनों चीज़ें, या खुद ट्राई कर रहा है, प्रयास कर रहा है, या किसी और से करवाता है, तो ऐसी अवधि में जो कारावास है वो आजीवन कारावास के आधे, यानी कि आजीवन से आधा कारावास हो सकता है। उस अपराध के लिए जो पर्टिकुलर अपराध हुआ है उसके लिए जो निर्धारित सज़ा है वो दी जाती है, और उसमें जो जुर्माना वगैरह होगा वो दिया जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं धारा संख्या 21 पर। धारा 21 में क्या है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाले किसी अपराध की सूचना नहीं देना, यानी कि सूचना को छुपा लेना। ऐसे में 6 महीने तक का कारावास या जुर्माने की सजा हो सकती है। धारा संख्या 22 में क्या बताया गया है, कोई व्यक्ति जो ऊपर बताई गई धाराओं, जो कि हमारे प्रवेशन लैंगिक हमला है, धारा संख्या 3 है। धारा 5 में है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 7 में है लैंगिक हमला, धारा 9 में है गुरुतर लैंगिक हमला के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति को अपमानित कर उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है, उसके बारे में झूठ बोलेगा या झूठी सूचना देगा, तो उसमें क्या है, यदि झूठी शिकायत करने वाला व्यक्ति बच्चा है तो ऐसे बच्चे पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यदि वो बच्चा नहीं हो, बड़ा है, और बड़ा होकर किसी बच्चे को परेशान कर रहा है या जानबूझ के उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको 6 माह तक की, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 6 माह तक का कारावास और जुर्माना दोनों है। और ऐसे व्यक्ति 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, 2 पॉइंट्स बताए गए हैं, ज़रा ध्यान से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 6 माह तक की सज़ा है, और अगर इसमें बोला है सिर्फ वो उसकी मानहानि करता है या मानहानि करने का प्रयास करता है, तो उसमें 2 चीज़ें हैं, 6 माह तक या जुर्माना दोनों है। फिर बोला है ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों चीज़ों से दंडित किया जाए। धारा 23, कोई व्यक्ति जो बालक के संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट या टीका टिप्पणी करता है जिसे बच्चे की प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है। दूसरा है मीडिया की रिपोर्ट से बच्चे की पहचान, जैसे मीडिया में न्यूज आई, उसमें बच्चे का नाम, पता, चित्र या परिवार का विवरण, विद्यालय या पड़ोसी या किसी अन्य का विवरण होता है। अगर ऐसा होता है तो 6 माह से 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसलिए ये चीज़ें ध्यान दी जानी चाहिए। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ पे नाम जो है वो या तो परिवर्तित होता है या गोपनीय ही रखा जाता है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गंभीर अपराध माना गया है। ऐसे अपराध गैर जमानती और संज्ञेय अपराध हैं, मतलब उनमें जमानत नहीं मिलती है। राइट, मीडिया के लिए
प्रक्रिया। मीडिया के लिए क्या है, मीडिया की रिपोर्ट, यानी मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता है। मीडिया होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी विषयों पर काम करने वाला कोई व्यक्ति यदि पाता है कि किसी वस्तु, सामग्री या किसी माध्यम से बच्चे का यौन शोषण हो रहा है तो वह उसकी जानकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस से कराएगा या पुलिस को कराएगा। बच्चों के समुचित विकास तथा उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया सभी चरणों में उसकी गोपनीयता और अधिकार को सुरक्षित करना जरूरी है। आगे पॉइंट्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने हैं। जैसे बालक के संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट या टीका टिप्पणी जिससे बच्चे की प्रतिष्ठा का हनन हो, उसकी गोपनीयता का उल्लेख हो। मीडिया को पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के बिना किसी भी रूप में प्रस्तुत नहीं करना है। मीडिया की किसी रिपोर्ट से बच्चे की पहचान, नाम, पता, परिवार, ये सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है बालक का बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया। तो पुलिस द्वारा बच्चे का बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया धारा 24 में आती है। बच्चे के बयान को उसके घर पर ही उसकी सुविधा पर किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, यदि बच्चा लेडीज है, गर्ल्स है, तब जो उप निरीक्षक के पद से नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पद से नीचे नहीं होनी चाहिए। लड़के के मामले में पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, वही बात आ गई। बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में श्योरली पूछे जाएंगे। जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय या किसी प्रकार से अभियुक्त बालक के संपर्क में नहीं आएगा। ये भी बहुत पॉइंट नोट करने वाला है। किसी बच्चे को, मतलब जो बच्चा जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, किसी भी परिस्थिति में रात में थाने में नहीं रखा जाएगा। पुलिस अधिकारी ध्यान रखेगा बच्चे की पहचान जनता और मीडिया में जाहिर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। न्यायाधीश द्वारा बच्चों का बयान दर्ज किया जाना, जो कि धारा 25 का ही पार्ट है। न्यायाधीश बच्चे द्वारा बोले अनुसार ही बयान दर्ज करेगा। ये नहीं कि वो अपने अनुसार करेगा, जो बच्चा बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको करना है। किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 74 के अनुसार किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, ऑडियो, वीडियो, मीडिया, अन्य किसी संवाद के माध्यम द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे अथवा पीड़ित या साक्षी बच्चे के संबंध में जांच, अन्वेषण या न्यायिक कार्यवाही के तहत बच्चे की पहचान, जैसे बच्चे का नाम, पता, फोटो या अन्य किसी विवरण को उजागर करना, प्रकाशित करना निषेध है। बच्चे की पहचान प्रकट करने वाले व्यक्ति को 6 माह तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। धारा 26, जिसमें धारा 26 में बताया है कि बच्चे का बयान दर्ज करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान क्या क्या है, वो धारा 26 का पार्ट है। न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी बच्चे का बयान बच्चे के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चे को भरोसा है उसकी मौजूदगी में ही दर्ज करेंगे। उसके बाद का पॉइंट है, जहां आवश्यक हो या आवश्यकता हो, न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी एक अनुवादक या दुभाषी, पहले ही क्लियर हो गया था कि जैसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे ट्रांसलेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा सुनने या बोलने, देखने आदि में असमर्थ हो, ऐसे में विशेष शिक्षक जो कि उस चीज़ को मैनेज कर सके, समझ सके, जो बच्चे की बात समझ सके, ठीक है ना, उसकी हेल्प से जहां संभव हो वहां न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करें कि बालक के कथन को श्रव्य दृश्य माध्यम से सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है धारा 27, जिसमें बताया गया है कि बालक का चिकित्सीय परीक्षण, जिस बालक के साथ अपराध हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। FIR हो गई है, चाहे FIR हुई हो या ना हुई हो, जांच पहले जरूरी है। अगर पीड़ित व्यक्ति बच्ची है तो मेडिकल जांच महिला डॉक्टर के द्वारा होगी। जांच में माता पिता, अभिभावक की उपस्थिति में की जाएगी। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो किसी व्यक्ति की उपस्थिति में मेडिकल जांच होगी जिस पर बच्चे को विश्वास होगा। बालक की चिकित्सा जांच के दौरान अगर माता पिता या भरोसेमंद व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो चिकित्सीय जांच संस्था के प्रमुख द्वारा निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में कराई जाएगी, जो वहाँ का हेड होगा। ठीक है, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, धारा 28 में बताया गया है कि जो विशेष प्रकार के आपके न्यायालय हैं वो चिन्हित किए जाएं, जिससे अपराधों का विचारण जल्द से जल्द हो सके। इस हेतु राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए मेंशन न्यायालय को जो एक विशेष न्यायालय होगी निर्दिष्ट करेगी।
यानी कि यहाँ पे राज्य सरकार का न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राजपत्र पे एक निर्दिष्ट करेंगे कि भैया यहाँ पे इसके लिए विशेष कोड बनाया जाएगा, स्पेशल कोड बनाया जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति सेशन न्यायालय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ पे लाइन देखिएगा, 2005 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का प्रयत्न कर रहा है, तब इस तरह के उद्देश्यों के विचारण के लिए नामित न्यायालय विशेष न्यायालय समझा जाएगा। यानी कि जो न्यायालय होगा उसको ही विशेष न्यायालय मान लिया जाएगा। ठीक है। इस अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत के उन मामलों पर विचारण करने का अधिकार होगा, मतलब यहाँ पे जिसमें किसी तरह के कृत्य व्यवहार या रीति से बालक का ऑनलाइन दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर है। धारा 29 कुछ अपराधों के बारे में अनुमान। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध को करने अथवा करने के लिए उकसाने का प्रयास का है तो विशेष अदालत यह अनुमान लगाएगा कि व्यक्ति ने अपराध किया है जब तक उसके विरुद्ध अपराध साबित नहीं हो जाता है। तो धारा 29 ये कहता है अपराध मनः स्थिति का अनुमान, मतलब उसकी मानसिक स्थिति जो थी वो अपराध करने की थी कि नहीं थी, मतलब वो उसका मन था या नहीं, ये भी चीज़ें अदालत को चेक करनी होंगी। विशेष अदालत यह अनुमान लगाएगा कि अपराधी को अपराध का ज्ञान था, उसका इरादा मकसद ऐसा था, जब तक उसके विरुद्ध यह साबित नहीं हो जाता है उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर धारा 32 क्या बोलती है, विशेष लोक अभियोजक। राज्य सरकार मामलों का संचालन कराने के लिए प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो जो राज्य सरकार क्या नियुक्त कर रही है, तो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर रही है। ये पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देना है, राइट। किसी या कोई व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तभी पात्र होगा जब किसी अधिवक्ता के रूप में वह कम से कम 7 साल काम किया हो, यानी कि वो एडवोकेट रहा हो लगभग कितने साल, 7 साल। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कितनी साल की वकालत की डिग्री होनी चाहिए या वकालत की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो 7 साल होगी, राइट। फिर आते हैं धारा 33 पे, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ। किसी न्यायालय या किसी विशेष न्यायालय ऐसा अपराध होने की शिकायत प्राप्त होने पर या अपराध की पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी अपराध को संज्ञान ले सकेगा। आरोपी की ओर से उपस्थित विशेष अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये जो विशेष अभियोजक जिसकी 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या वकील बालक की मुख्य परीक्षा या पुनर्परीक्षा करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा कि उनसे क्या क्वेश्चन करेगा, जो पुनः उन प्रश्नों को बालक के समझ रखेगा। पहले वो क्लियर करेगा हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उससे पूछ सकेगा। विशेष न्यायालय यदि आवश्यक समझेगा तो विचार के दौरान बार बार बच्चे को विराम की अनुमति दे सकता है, यानी कंटिन्यू उससे सुनवाई नहीं की जा सकती है। विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र, रिश्तेदार जिसमें बालक अपना भरोसा रखता है, मतलब परिवार कोई सदस्य जिसको बालक जानता है पहचानता है, उसकी उपस्थिति में क्या है, अनुमति देकर बालक के लिए मित्रता पूर्वक वातावरण पैदा करता है, यानी कि जिससे उसको क्या हो, डर ना रहे और आराम से वो क्या करे, चीज़ों को बता सके, एक्सप्लेन कर सके, राइट। फिर है विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को अदालत में गवाही देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाएगा। ये भी है कि बार बार उसको वहाँ बुलाना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में जो क्लियर हो जाए, या एक आध बार और रिपीट हो, बार बार नहीं जाना है। विशेष न्यायालय विचारण के दौरान बच्चे से आक्रामक या चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय बालक की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जांच या परीक्षण के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान प्रकट नहीं की गई है। बच्चे की पहचान का खुलासा करने की अनुमति अदालत द्वारा दी जा सकती है यदि बच्चे के हित में है तो, राइट। इसके बाद आता है स्पष्टीकरण। बच्चे की पहचान में बच्चे का कुटुंब, विद्यालय, नातेदार, पड़ोसी या अन्य कोई सूचना जिसके द्वारा बच्चे की पहचान का पता चल सकता है वो शामिल होता है। 9वां पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि समुचित मामलों में विशेष न्यायालय बच्चों के साथ होने वाले किसी भी शारीरिक और मानसिक आघात के लिए सजा के अलावा उचित मुआवजे के प्रत्यक्ष भुगतान का निर्देश दे सकता है। 10वां पॉइंट भी इसी तरह से है कि सेशनल न्यायालय के पास सभी शक्तियां होंगी। यदि
विलम्ब होता है तो विशेष न्यायालय में वो दर्ज करा के उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। फिर आते हैं हम लोग धारा 35 पे। धारा 35 में क्या बोला गया है? साक्ष्य का अभिलेखन। बच्चे के लिए जो साक्ष्य दर्ज करने तथा मामले को निपटाने की अवधि है, बच्चे के द्वारा विशेष अदालत द्वारा मामले का साक्ष्य लिए जाने के 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, कितने दिन लगते हैं, यानी कि इसके टाइमिंग क्या है? तो ये 30 दिन की टाइमिंग होनी चाहिए, 30 दिन के अंदर सुनवाई करनी चाहिए। विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 साल के भीतर विचारण को पूरा करेगा। जो विशेष न्यायालय बनेगा वो 1 साल के अंदर पूरा विचारण पूरा करेगा। और 30 जो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है मैं उसको दोबारा क्लियर करना चाहूँगा। बच्चे के साक्ष्य को विशेष अदालत द्वारा मामले का साक्ष्य लिए जाने के 30 दिन के भीतर दर्ज किया जाएगा, यानी कि जो साक्ष्य के रूप में उसको दर्ज कर लिया जाएगा। जब साक्ष्य लिया गया उसके 30 दिन के अंदर उसको रजिस्टर कराना है। और 1 साल के भीतर क्या है? उसका जो विचारण है उसको पूरा करके आगे की प्रक्रिया पे हमें मूव करना है। फिर आएगा बालक का अभियुक्त को ना दिखाना, यानी कि जो क्राइम किया है उसको बच्चे को सामने नहीं लाना है। किसी विशेष न्यायालय में सुनिश्चित करेगा कि किसी प्रकार का सबूत दर्ज कराते समय उस अभियुक्त के सामने प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने वकील से बात करने की स्थिति में है, क्योंकि उसमें लिखा यदि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक या जो उस अभियुक्त जो है वो बालक का कथन सुनने और अपने वकील से बात करने की स्थिति में। तो कई सारे पॉइंट्स हैं, उनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। बट यह है कि धारा कौन सा क्या है, वो ब्लैक पॉइंट्स जो दिए गए हैं उनको आपको खासकर ध्यान रखना है, राइट? वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चे के बयान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या पर्दे के पीछे से, ऑब्वियस सी बात है। विचारण का बंद कमरे में संचालन, जो विचारण होगा वो बंद कमरे में किया जाएगा, ओपन रूम में नहीं होगा। धारा 37 ये बोलती है, हमारा पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे। अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी, मॉनिटरिंग। अधिनियम का ढंग से अनुपालन हो रहा है, इस हेतु निगरानी राष्ट्रीय, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, को बालक या बाल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए मार्च 2007 में बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संविधित कानून निकाय के रूप में गठित किया गया है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। तो NCPR या जो आपका ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण NCPCR, इसको मार्च 2007 में और बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में कानून के रूप में गठित किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, 2007 और 2005। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निम्न अधिनियमों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले से ही हमने यहाँ पर डाल कर रखा है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, कौन सा अधिनियम बोल रहा है ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पूरा डाल किया गया है 2015। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए नामित प्राधिकरण बनाया गया है। जो प्राधिकरण की बात कर रहा है उसका पूछ लिया जाएगा क्यों बनाया गया है। पॉस्को सेल की अब बात कर लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और धारा कौन सी थी? 44 थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विधि व्यवसायी की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार। विशेषज्ञ की सहायता लेने हेतु बालक के लिए दिशा निर्देश, ये धारा 39 में बताया गया है। राज्य सरकार बच्चे की सहायता करने हेतु गैर सरकारी संगठनों, पेशेवर और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास का ज्ञान है के लिए मार्गदर्शन या मार्ग निर्देशन तैयार करेगी, ठीक है। विधि व्यवसायी की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार, निर्देश का था, अब सहायता के लिए धारा 40 में बताया गया है। बालक का कुटुंब या संरक्षण किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के काउंसिल की सहायता लेने के अधिकारी होंगे, परंतु बालक या कुटुंब का संरक्षण विधिक काउंसिल का खर्चा उठाने में असमर्थ है तो विधिक सहायता प्राधिकरण उन्हें वकील उपलब्ध कराएगा। तो यानी जो विधिक सहायता प्राधिकरण है हमारा,
जो गवर्नमेंट का ये है हमारा विधिक सहायता प्राधिकरण, वो उन्हें वकील उपलब्ध करवाएगा यदि वो प्राइवेट वकील अफोर्ड नहीं कर पाते तो। अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता धारा 43 में बताया गया है, केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में यह सुनिश्चित करने की सभी उपाय करेगी कि साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस अधिनियम उपबंधों को मीडिया के अंतर्गत कहाँ कहाँ उनको प्रसारित करना है, ताकि लोग इस एक्ट के बारे में जान सकें कि इस तरह का कानून भी है, ताकि क्रिमिनलों के अंदर डर आए और माता पिता अवेयर हो सकें। नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए, टीवी, प्रिंट, रेडियो, इन सब के माध्यम से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों, जिसमें पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं, को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती रहती है सरकारें इनके लिए, ताकि वो इस पर ट्रेन हो सके। तो बच्चों, ये था हमारा टॉपिक पॉस्को एक्ट, जो कि ख़त्म हो चुका है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन ये है कि डिटेल्ड है। अगर आप कहेंगे तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करा दी जाएगी, और जितने लोग यहाँ तक आ गए हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेके आएंगे जिनको आप सुनेंगे, समझेंगे। थोड़ा टाइम हो सकता है ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन कंटेंट आपको सॉलिड दिए जाएंगे और 100% आपके एग्जाम में आएंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो जरूर कराए जाएंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।